हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी स्टूडेंट का स्टडी विशेष अंक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे पाचन तंत्र से संबंधित बेहतरीन पॉइंटों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने टॉपिक को, जो कि आपका पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में हम लोग सीखेंगे कि पाचन तंत्र क्या होता है, या पाचन अंग कौन कौन से हैं जो इसमें भाग लेते हैं। वैसे अंग जो भोजन पचाने में भोजन पचाने में सहायता करते हैं, उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। जिसमें जटिल भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। जटिल भोजन में कौन से आपके कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, स्टार्च आ जाता है, इनको सरल भागों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? एक भाग को बांटा गया है आहार नाल से समृद्ध जो चीजें आती हैं। सेकंड आपका पाचन ग्रंथि, जिनसे आपके एंजाइम्स निकलते हैं। आहार नाल की हम लोग बात करें कि आहार नाल क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। आहार नाल आप देख रहे होंगे कि मुख गुहा से स्टार्ट होती है। कहाँ से? आपके मुख गुहा से स्टार्ट होती है, आमाशय से, बड़ी आंत छोटी आंत से होते हुए आपके गुदा द्वार तक जाती है। गुदा द्वार तक जाती है। और इसकी लंबाई कितनी होती है आहार नाल की? आहार नाल की लंबाई 32 फीट। कितनी? 32 फीट आहार नाल की लंबाई होती है। आहार नाल के अंतर्गत आपका मुख गुहा, देख रहे हैं मुख गुहा, उसके बाद आपकी ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा आते हैं। नोट डाउन कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है कि आहार नाल कौन कौन से भागों से होकर नहीं गुजरती है। इस तरह से भी पूछ सकते हैं। पाचन ग्रंथि की हम लोग बात करेंगे। पाचन ग्रंथि में कौन कौन सी चीजें आती हैं? यह ग्रंथियां भोजन को पचाने वाली जो एंजाइम का निर्माण करती हैं। इसके अंतर्गत आपके लाल ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय आपके पाचन ग्रंथियों से संबंधित हैं और इनसे एंजाइम निकलते हैं। पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? आप लोग पाचन का जो सिस्टम है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पाचन की क्रिया आपकी मुख गुहा, कहाँ से? मुख गुहा से स्टार्ट होती है और पूर्ण कहाँ होती है? पूर्ण आपकी छोटी आंत। पूर्ण आपकी छोटी आंत में पूर्ण होती है। ये आपकी क्या है? छोटी आंत है। बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपकी बड़ी आंत है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, जबकि जल का क्या होता है? अवशोषण। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बड़ी आंत में किसका पाचन होता है। तो आपको बताना कि बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, केवल जल का अवशोषण होता है। पाचन मुख क्रिया से प्रारंभ होता है। मुख गुहा क्या होता है? मुख गुहा क्या होता है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। मुख गुहा एक खाली स्थान होता है, जिसमें क्या होता है? जिसमें आपकी जीभ होती है और लाल ग्रंथि होती हैं। लाल ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? लाल ग्रंथियों की संख्या 3 होती है। अगर हम लोग दांतों की बात करते हैं तो जो बचपन में हमारे दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, और वयस्क में दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 32। वयस्क में दांतों की संख्या 32। लाल ग्रंथि से संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाल एग्जाम में पूछा जाता है, लाल ग्रंथि से प्रतिदिन कितने लाल स्राव का निर्माण होता है? तो आपका 1 से 1.5 लीटर लाल स्राव का निर्माण होता है। लाल ग्रंथि से आपके लाइसोजाइम, टायलिन, डाइस्टेट तथा म्यूलिन नामक एंजाइम निकलते हैं। लाइसोजाइम की हम लोग बात करते हैं। हम लोग लाइसोजाइम एंजाइम कीटाणुओं को मार देता है। लाइसोजाइम एंजाइम आपका जो होता है यह कीटाणुओं को मार देता है। सर्वाधिक मात्रा में आपका टायलिन एंजाइम निकलता है। टायलिन तथा डाइस्टेट एंजाइम स्टार्च को शर्करा या कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। ये आपकी ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स, सबमेंडुअल और सबलिंगुअल ग्लैंड्स। मेलोन एंजाइम की हम लोग बात करते हैं। मेलोन एंजाइम क्या होता है? मेलोनिन एंजाइम आपको भोजन को चिपचिपा बना देता है, लसलसा बना देता है, जिससे भोजन को जो निकलते हैं उसमें निकलने में आसानी प्रदान होती है, या फिर गीला, हल्का सा गीला बना देता है। लाल ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? तो लाल ग्रंथियां आपकी 3 होती हैं। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि आपकी कौन सी होती है? पैरोटिड ग्रंथि है, ये आप लोग देख रहे हैं, पैरोटिड ग्रंथि। उसके बाद आपकी सबमेंडुअल, और 3rd नंबर पे आपकी आती है सबलिंगुअल ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथि को आप लोग देख सकते हैं, पैरोटिड, सबमेंडुअल और सबलिंगुअल। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने पैरोटिड ग्रंथि से संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। पैरोटिड ग्रंथि लाल ग्रंथि या विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है तो उसमें सूजन आ जाती है, जिससे हम लोग मम्स या गलसुआ रोग भी कहते हैं।
और सांप में जो पैरोटिड ग्रंथि होती है उसमें जहर की थैली का कार्य करती है या फिर जहर इकट्ठा होता है इसी पैरोटिड ग्रंथि में। ये आपकी पैरोटिड ग्रंथि है। पैरोटिड ग्रंथि, सबमेंडुअल, सबलिंगुअल। दांत की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग दांत में बात करेंगे कि दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत में कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। और हम लोग बात करते हैं दांतों में किन किन तत्वों का योगदान रहता है। दांतों के निर्माण में आपका 85% योगदान कैल्शियम फास्फेट का होता है, 10% योगदान कैल्शियम कार्बोनेट का होता है और शेष भाग कैल्शियम क्लोराइड का होता है। दांतों में जो टूट फूट होती है, या टूट फूट किसके कारण होती है? ये टूट फूट आपकी फ्लोरीन के कारण होती है। किसके कारण? फ्लोरीन के कारण ये टूट फूट होती है। मानव के दांत में 2 परत होती हैं। कौन कौन सी? एक अंदर, एक बाहरी परत, एक आंतरिक परत। बाहरी परत को क्या कहते हैं? बाहरी परत को इनामेल कहा जाता है, जबकि आंतरिक परत को डेंटाइन कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनामेल। इनामेल होता है जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और इनामेल दांतों की रक्षा करता है। डाइफाइडोन दांत की बात करते हैं। ये दांत कैसे होते हैं? वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं, द्विवार दंती इनको भी कहते हैं, उन्हें डाइफाइडोंट कहते हैं। जैसे दूध की दांत, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 20 होती है। दूध के दांतों की संख्या एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इनकी संख्या 20 होती है। मोनोफाइडेंट की बात करते हैं। ऐसे दांत जो जीवन में केवल एक ही बार निकलते हैं, उनको हम लोग मोनोफाइडेंट दांत कहते हैं। जैसे कि आपके अकल दांत जो पीछे होती है, वो जीवन में केवल एक ही बार निकलती है। मानव के दांत के बारे में हम लोग बात करें, दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। इंसीजर, जिनको कृंतक बोलते हैं, इसे नोच तीस भी कहते हैं। यह भोजन को काटने के काम आता है। इनकी संख्या 4 होती है। 4 ऊपर, 4 नीचे, इस तरह इनकी संख्या कितनी हो गई? 8। शाकाहारी जानवरों में इंसीजर चौड़ा होता है। सेकंड आपका है कैनाइन, इसे आई तीत भी कहते हैं। यह भोजन को चीरने या फाड़ने में काम करता है। मानव में इनकी संख्या 4 होती हैं। कितनी संख्या? 4 होती हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, और इनका कैनाइन अधिक नुकीला होता है। थर्ड आपका है प्रीमोलर, इसे चेक तीत भी कहते हैं। यह भोजन को चबाने का करता है। बच्चों में यह बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। वैक्स में इसकी संख्या 8 होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने मोलर की बात कर रहे हैं हम लोग। इसे विस्टम तीत भी कहते हैं। इसका कार्य होता है भोजन को चबाना। बच्चों में अंतिम मोलर नहीं पाया जाता। वैक्स में इसकी संख्या 6 एक साइड में, 6 दूसरे साइड में, तो आपकी संख्या कितनी? 12। अर्थात चारों प्रकार में सर्वाधिक संख्या में कौन पाए जाते हैं? आपके मोलर पाए जाते हैं। मोनोफाइडेंट दांत में हम लोग बात कर रहे हैं। बच्चों में प्री मोलर का पूर्णतः अभाव होता है। अंतिम मोलर नहीं पाया जाता, क्योंकि जब वैक्स होते हैं तो वैक्स में ही ये दांत पाए जाते हैं। बच्चों में कुल दांत 20 दांत टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं, इसलिए से 20 दांतों को दूध के दांत कहते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि मनुष्य की लाइफ में कितने दांत निकलते हैं एक बार, तो हम लोग क्या कहेंगे? 20 दांत पहले, फिर 32, क्योंकि 20 दांत जो टूटे हैं वो तो नए निकलेंगे। उसके बाद 12 दांत वैक्स में निकलते हैं, तो 32 दांत ये, 20 दांत ये। तो इस तरह टोटल कितने दांत निकलते हैं मनुष्य के जीवन में? तो 52 दांत। कितने? 52 दांत। एग्जाम में पूछ सकता है इस तरह का प्रश्न। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने पक्षियों के चोंच की बात करते हैं। पक्षियों के जो चोंच है ये किसका रूपांतरण है? तो पक्षियों का चोंच होती है वो दांत का ही रूपांतरित रूप होता है। हाथी का जो बाहर निकला दांत होता है ये उसके ऊपरी जबड़े का सेकंड इंसीजर होता है। कौन? सेकंड इंसीजर होता है। हाथी की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी? हाथी की। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये पॉइंटों को नोट डाउन कर लें सब स्टूडेंट। और दंत सूत्र जो होता है 21-20 होता है। क्या होता है? 21-20 दंत सूत्र। दंत फॉर्मूला जो आपका होता है वो आपका 21-20 नहीं होता, आपका कितना होता है? 21-23।
कितना 21 23 एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कितना 21 23 32 दांतों का ये फॉर्मूला आपका है। कितने का? 32 का। 32 दांतों का फॉर्मूला 21 23। 21 23 कैसे? चलिए हम लोग गिनते हैं। 2 1 3 2 5 3 8 8 एक तरफ तो 8 दूसरी तरफ, तो ऊपर नीचे तो 2 का गुणा, तो कितने दांत हो गए? 32। ये आपका फॉर्मूला है 21 23 वैक्स मनुष्कों का दंत सूत्र। स्तनधारियों की हम लोग बात करते हैं। स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत किस में पाए जाते हैं? सूअर। सर्वाधिक दांत सूअर, घोड़े, सूअर और घोड़े में होते कितने? 44 दांत सूअर और घोड़ा कितने? 44 दांत। अगर हम लोग मच्छर की बात करते हैं तो मच्छर में आपके 47 दांत होते हैं, जबकि गाय और भेड़ में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। स्तनधारी में 44 दांत सूअर और घोड़े के, मच्छर में सर्वाधिक दांत 47। अब हम लोग पूरा जो हमारा जो पोषण होता है या पाचन होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने दांत और पाचन ग्रंथियां, इनका क्या कार्य होता है। अब हम लोग ग्रास नली, आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप लोग केवल नोट करते जाइएगा, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा आपका। ग्रास नली क्या होती है? यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। मुख गुहा से अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। यह नली के समान होता है, इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती ग्रास नली में। आप लोग देख सकते हैं। अमाशय क्या होता है? अमाशय ये आपका थैली नुमा एक संरचना होती है। थैली नुमा आकृति होती है जो भोजन को संग्रहित करता है या फिर भोजन को स्टोर करता है। संग्रहित करने और पचाने दोनों का कार्य करता है। यह भोजन को लगभग 4 घंटे तक रोक कर रखता है। आपका भोजन डायरेक्ट बड़ी हाथ में नहीं जाता, अमाशय में 4 घंटे तक भोजन रुका रहता है। नेक्स्ट आपके सामने है, अमाशय के 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा है? एक आपका कार्डिक, दूसरा आपका फाल्डिक और थर्ड आपका पाइलोरिक, जिसको कहते हैं। 3 भाग होते हैं अमाशय के। कार्डिक की हम लोग बात करते हैं। कार्डिक से आपका HCl निकलता है, जो कि आपके टाइलिन एंजाइम जो होता है, टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करता है और कीटाणुओं को मार देता है। आपका HCl जो कार्डिक से निकलता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह भोजन को अम्लीय बना देता है और एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। फाल्डिक की हम लोग बात करते हैं। फाल्डिक बीज का भाग होता है, जिसमें आपकी कांटे नुमा संरचना होती हैं, जिसे हम लोग रूजी कहते हैं। यह भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है। ये रूजी क्या कार्य करती है? जब भोजन हम लोग नहीं करते हैं तो रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है। रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और रूजी की संरचना कैसी होती? कांटे नुमा। इस कारण पेट में चुभन होने लगती है और भूख का आभास हो जाता है। ये फाल्डिक में पाया जाता है आपकी रूजी नामक संरचना। पाइलोरिक की हम लोग बात करते हैं। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस निकलता है। जब जठर ग्रंथि का काम नहीं करती है तो उस रोग को हम लोग गैस्ट्रिक कहते हैं और जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन की हम लोग बात करते हैं। रेनिन दूध को दही में बदल देता है, अर्थात दूध को पचाता है। यह दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देता है। एग्जाम में पूछा जाता है रेनिन एंजाइम, तो रेनिन एंजाइम दूध को दही में बदलता है, अर्थात दूध को पचाता है और इसमें जो प्रोटीन होती है केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदलने का काम रेनिन के द्वारा होता है। पेप्सिन एंजाइम की हम लोग बात कर रहे हैं। पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाता है। किसको? प्रोटीन को पचाता है। यह प्रोटीन के पेप्टोन में बदल देता है। भोजन अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है। अमाशय हम लोग ने डिस्कस किया। अमाशय के बाद भोजन आपका छोटी आंत में जाता है, जहां भोजन अब क्राइम का रूप ले चुका होता है, जिसे यहाँ पर उसका मंथन होता है। भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो आपका कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन सा? एक आपका पक्वास है, जेजुनम और इलियम। चलिए इनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। डुडुनियम, जेजुअम और इलियम, ये तीनों भाग आपके किसके हैं? छोटी आंत के। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले छोटी आंत के ऊपर यकृत पाया जाता है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसका भार कितना होता है? इसका भाग लगभग 1.5 किलो होता है। यह अपने
क्षतिग्रस्त जो कोशिकाएं होती हैं इसको अतिशीघ्र पुनर्जीवित कर लेता है। यकृत में एक रस का निर्माण होता है जिसको हम लोग बाइल कहते हैं, पित्त कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइल या पित्त कहते हैं। इस पित्त का कहाँ संग्रहण होता है? पित्ताशय में। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें यकृत द्वारा पित्त आकर जमा रहता है। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता। क्या चीज़ है? पित्ताशय में पित्त का निर्माण नहीं होता, लेकिन पित्त या जो बाइल होता है, जो रस होता है, ये इस पर जमा होता है। यहाँ पर पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है। पित्ताशय में जब स्टोन होती है, जिसको हम लोग पथरी कहते हैं, स्टोन का निर्माण होता है, तो ये ठीक नहीं हो सकता, इसलिए इसे पूरे पित्ताशय को काट कर निकाला जाता है, जो आपकी पित्ताशय में जो पथरी होती है। पित्त एंजाइम न होने के कारण पाचन में सहायक भी नहीं है। पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, इसलिए पाचन में सहायक नहीं होता है। पित्त भोजन को कैसे बनाता है? भोजन को क्षारीय बना देता है, क्योंकि पित्त क्षारीय होता है और इसका कितना पीएच मान होता है? 7.8 से 8.5 तक इसका पीएच मान होता है। यह पित्त क्राइम में उपस्थित जो फैट होता है, फैट को तोड़ देता है, जिसको हम लोग पार्श्वीकरण या जिसको एमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। पक्वाशय की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग गहनी कहते हैं। छोटी आंत की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें गहनी कहते हैं। यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। अमाशय के बाद भोजन क्राइम या गहनी में आता है और उसमें पित्त मिलती है और वह कैसे हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। गहनी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता, बल्कि इसमें 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? गहनी की बात कर रहे हैं। एक आपका होता है कोलेस्टोकाइनिन, सेकेंड आपका होता है सिकेटिन कोलेस्टोकाइनिन। 2 आपके हार्मोन्स होते हैं। कोलेस्टोकाइनिन क्या होता है? यह पित्ताशय के पित्त निकालने या स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, ताकि भोजन क्षारीय हो सके। सेकंड आपका सिकेटिन क्या होता है? सिकेटिन के बारे में हम लोग बात करते हैं। यह अग्नाशय को अग्नाशयी रस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, ताकि भोजन सरलता से पच सके। गहनी में पाचक रस कोई भी नहीं होता है, इसमें 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं। उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया। सिकेटिन से संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अमाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इन 3 को सामूहिक रूप से पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि यह भोजन के सभी अवयवों को पचा सकते हैं। ट्रिप्सिन की हम लोग बात करें। ट्रिप्सिन का पाचन कैसे होता है? ट्रिप्सिन ये आपका प्रोटीन को पेप्टोन में पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। अमाइलेज की बात करते हैं। अमाइलेज या स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है आपका अमाइलेज एंजाइम। लाइपेज की बात करते हैं। लाइपेज या पित्त या पायसीकृत वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल और वसी अम्ल में आपका लाइपेज बदल देता है। अग्नाशय से LAT, जिसको हम लोग कहते हैं LAT एंजाइम निकलता है। ये आपकी ट्रिक है। लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। L फॉर आपका लाइपेज, A फॉर आपका अमाइलेज, T फॉर आपका ट्रिप्सिन। जेजुनम की हम लोग बात करते हैं। जेजुनम में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। गहनी के बाद भोजन जेजुनम में आता है और जेजुनम के बाद भोजन कहाँ जाता है? आपका इलियम में। इलियम का क्या कार्य होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। यह छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है। यहाँ से भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। यहाँ से कई प्रकार के आंतरस निकलता है। इन सभी आंतरस को सक्सस या इंटिकस कहते हैं। सस्कस इंटिकस कहते हैं। ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन सा एंजाइम? आपका इरेप्सिन एंजाइम। यह प्रोटीन को पचाता है। यह प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है और यहाँ प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जाता है। कहाँ पर? आपका इलियम में। एग्जाम में पूछा जाएगा प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? इलियम में होता है। और कौन सा एंजाइम? इरेप्सिन। सेकेंड की हम लोग बात करते हैं। आपका जो प्रोटीन है पेप्टोन में पहले बदला, फिर पेप्टाइड के बाद में एमिनो एसिड। लाइपेज की बात करते हैं। यह वसा का पाचन करता है। वसा को ग्लिसरॉल वसी अम्ल में बदल देता है। लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल किस में बदलता है? आपका वसी अम्ल में। थर्ड आपका माल्टेज। ये इलियम की क्रिया हो रही। इलियम में क्या होता है? माल्टेज माल्टोज में बदलता है। सुक्रेज या सुक्रोज में पचाता है। लैक्टेज या लैक्टोज में पचाता है।
छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम में अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है, जिससे हम लोग विलाई कहते हैं। विलाई अवशोषण करने का कार्य करती है। भोजन के तुरंत बाद, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह एंजाइम को पतला कर देता है, जिससे पाचन की क्रिया नहीं हो पाती है। भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है, क्योंकि ऐसा भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त आमाशय के मांसपेशियों में चला जाता है और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है, जिस कारण नींद आने लगती है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, छोटी आंत से भोजन निकलता है तो वह काइल का रूप ले लेता है और बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत में कौन कौन सी क्रिया होती है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। भोजन का नहीं, किसका अवशोषण? केवल जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। इसमें विटामिन बी का भी निर्माण होता है। इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? आपका सीकम, कोलोन, रेक्टम या मलाशय। इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है। कहाँ पर? आपका सीकम में प्रवेश करता है। सीकम कहाँ होता है? आपका पेट के दाहिने ओर होता है, जिसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशोषी अंग होता है। यह सेलुलोज को पचाता है। यह जानवरों का एक मुख्य अंग होता है, क्योंकि जानवर जो घास फूस जो पचाते हैं वो अपेंडिक्स में ही पचता है। वैसे अंग अवशोषी अंग कहते हैं। अवशोषी अंग किसे कहते हैं? वैसे अंग को अवशोषी अंग कहते हैं जो शरीर में तो होता है किंतु काम नहीं करता, जैसे आपका अपेंडिक्स, थर्ड मोलर, प्री मोलर, कार्पोलो या त्वचा के बाल काम नहीं करता लेकिन शरीर में होते हैं। बड़ी आंत की बात कर रहे हैं हम लोग। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे ऑपरेशन किया जाता है या अपेंडिक्स को पूरा काट दिया जाता है। सीकम के बाद कोलोन प्रारंभ होता है या भी भोजन कोलोन में आता है, जिसमें जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। कोलोन में म्यूकस का निर्माण होता है जो पचे भोजन को चिपचिपा बना देता है। म्यूकस का निर्माण मलाशय में अवशिष्ट पदार्थ जमा रहता है और गुदा के द्वारा बाहर आपका निकल जाता है। पाचन की क्रिया, एक जल अपघटन की क्रिया। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पाचन क्रिया कैसी है। आपकी एक जल अपघटन की क्रिया है। पाचन की संपूर्ण क्रिया 5 अवस्थाओं में होती हैं। कौन कौन सी क्रिया? सबसे पहले अंतःग्रहण। अंतःग्रहण क्या होता है? भोजन को निगलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अंतःग्रहण कहते हैं। सेकंड आपकी पाचन, इसमें भोज पदार्थों को छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना आपका पाचन कहलाता है। अवशोषण की बात करते हैं। अवशोषण, बचे भोजन पदार्थों को कोशिकाएं जब सोख लेती हैं तो उसे क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। स्वांगीकरण, पचे भोज पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है मल त्याग। मल त्याग क्या होता है? पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया मल परित्याग कहलाती है। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया पाचन तंत्र से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंटों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि स्टडी विद शशांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट पक्की कराने की। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, एक सरकारी सीट प्राप्त कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।